डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है कि बहुत बेहतर होंगे। मेरा नाम जैसा कि आप जानते हैं कि प्रमोद कुमार हुआ, और मैं आज एक नए वीडियो को लेकर के आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। और इस नए वीडियो में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का 4th लेक्चर बनाने जा रहा हूं। और इसमें प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज के आगे का बात होगा, मतलब कि फर्टिलाइजेशन स्टेज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज का बात होगा, साथ साथ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बातें होंगी। ओके, इस तरह से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की कहानी आज खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके पहले एक बात और बता दूं कि मेरे जो यूट्यूब में जो चैनल देखते हैं आप लोग, जिसका नाम है पीके बायो वाला, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा हौसला वर्धन कीजिए। ओके, अब चलिए आगे बढ़ता हूं। फर्टिलाइजेशन के कंडीशन में देखिए, इस फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम सिनगैमी के नाम से भी जानेंगे। फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी के नाम से भी जानते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या चीज है? जैसे आप देख सकते हो, एक यहां पे मैं लिख देता हूं मेल गैमीट, ओके, जो कि गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा बना है, एप्लॉयड नेचर का है। और गेमिट ट्रांसफर के बाद, गेमिट ट्रांसफर जब होती है तो यही मेल गेमिट कहाँ पहुंचता है? तो फीमेल गेमिट के पास पहुंचता है, ठीक है। और फीमेल गेमिट गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा ही बना है, ये भी हैप्लॉयड नेचर का है। अब इन दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन होगा तो फ्यूजन के बाद एक नए सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो जो डिप्लॉयड नेचर का होगा, जिसे कि हम किस नाम से जानेंगे? जाइगोट के नाम से जानेंगे। डिप्लॉयड नेचर का हो गया। तो इसी फेनोमेनन को हम किस नाम से जानेंगे? फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी के नाम से जानेंगे। ओके, डिफिनेशन बड़ी आसानी से दे सकते हो कि फ्यूजन बिटवीन मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। तो इसको ही हम, इस फेनोमेनन को ही हम किस नाम से जानेंगे? तो फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी के नाम से जानेंगे। यहां तक क्लियर हो गए होंगे आप लोग। अब देखो, फर्टिलाइजेशन जो भी होता है 2 टाइप्स का होता है। मतलब कि ये फर्टिलाइजेशन की बात कर लें तो ये 2 टाइप्स का है। 2 टाइप्स में कौन कौन से टाइप आएंगे? इसमें नंबर फर्स्ट में देखोगे तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात होगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा होगा आपको कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड द बॉडी होने जा रहा है। बॉडी के अंदर ना होकर करके बॉडी के बाहर होगा, मतलब किसी पार्टिकुलर मीडियम में होगा, है ना। तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानेंगे। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कि मोर वल्नरेबल होता है। किससे? तो प्रीडेटर से। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट बनते हैं वो एडल्टहुड तक बनने में ये जो प्रीडेटर होते हैं उससे इसको समाप्त होने का चांस बना रहता है। इसलिए मैंने बोला कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज द मोर वल्नरेबल टू प्रीडेटर टू थ्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म या जाइगोट रीच टू एडल्टहुड। मतलब कि एडल्टहुड तक पहुंचने के पहले उसको प्रीडेटर समाप्त कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया ना, एक इसका ड्रॉबैक हो गया, डिसएडवांटेज हो गया तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। ओके, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आप लिख सकते हो अकर आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अकर इनसाइड वाटर मेनली, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दे सकते हो कि किसमें इस तरह का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। तो जैसे आप एल्गी लिख सकते हो, फिश लिख सकते हो, एम्फीबिया लिख सकते हो। ये सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट में देखोगे तो डिसएडवांटेज की बात कर लेता हूं। एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो लिख दो इट इज मोर वल्नरेबल टू प्रीडेटर और threatening
threatening reach to adulthood, ठीक है। इस पॉइंट को भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब इसी तरह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद हम बात कर लेंगे किसका, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। तो वेरी सिंपल हो गया ना, जैसे देख सकते हो अकर आउटसाइड द बॉडी इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बट फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द बॉडी। जैसे ह्यूमन के कंडीशन में देखते होंगे कि जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, क्योंकि ओवरी से जो ओवम निकलता है वो फाइनली फैलोपियन ट्यूब में ही जाता है, और फैलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म पहुंचता है तो वहीं पे जाकर करके स्पर्म ओवम का फ्यूजन होता है ना। तो स्पर्म ओवम का फ्यूजन होगा तो वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो इनसाइड द बॉडी हो रहा है ना, तो इनसाइड द बॉडी हो रहा है, तो इसका एडवांटेज बन जाता है कि ये प्रीडेटर से प्रोटेक्टेड होता है। बॉडी के अंदर हो रहा है, प्रीडेटर इसको किसी तरह का क्षति नहीं पहुंचाएगा, तो एक एडवांटेज होता है, मतलब कि जो जाइगोट बनेगा वो एडल्टहुड तक नेसेसरी पहुंचेगा। इसलिए कह सकते हो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एक पार्टिकुलर एडवांटेज हो गया कि वो प्रीडेटर से थ्रेट नहीं हो सकता है। ओके, तो देखो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर लेता हूं। देखिए नंबर सेकंड में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट में अकर इनसाइड बॉडी, अकर इनसाइड बॉडी। ओके, एडवांटेज के रूप में देखोगे इसका, एडवांटेज इसका होगा क्या चीज, तो प्रोटेक्ट टू प्रीडेटर, therefore zygote reach to adulthood, जो जाइगोट बनेंगे वो एडल्टहुड तक पहुंच जाएगा। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात हो गई, और साथ साथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में और भी डिटेल पढ़ना है आपको, जैसे आप थैलोफाइट्स पढ़ोगे, ब्रायोफाइट्स पढ़ोगे, टेरोफाइट्स पढ़ोगे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब का फर्टिलाइजेशन अलग अलग बताया जाएगा डिटेल करके। और इसी तरह से जब एनिमल के बारे में पढ़ोगे, जिसमें कि ह्यूमन के बारे में फर्टिलाइजेशन आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में डिटेल पढ़ने के लिए होगा। इतना तक तो क्लियर हो रहा है, यहाँ तक यही बात होगी। बाकी फर्टिलाइजेशन का और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस हम अलग अलग चैप्टर में देखेंगे। ओके, अब ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद देखो एक दो टर्म और फर्टिलाइजेशन में है, जिसमें कि एक एक्सोगैमी टर्म आएगा और दूसरा इंडोगैमी टर्म आएगा। एक्सोगैमी क्या है वो देखिए, एक्सोगैमी, ये सब टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे ध्यान में करना पड़ेगा आपको। एक्सोगैमी, या इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हो, क्रॉस पोलिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब क्या हो गया, बाहरी, एग्जिट वाला पार्ट, मतलब कि यहाँ जो फ्यूजिंग गैमीट होगा जो टू इंडिविजुअल्स का होगा, एक ही इंडिविजुअल में दोनों गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा फ्यूजिंग गैमीट का, वो बनेगा अलग अलग इंडिविजुअल में। तो वैसे फर्टिलाइज और दोनों गैमीट आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनाएंगे, तो इसको ही हम क्या कह लेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन या एक्सोगैमी के नाम से जानेंगे। ओके, टू फ्यूजिंग गैमीट्स मतलब कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ब्रैकेट में कर देता हूं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स will be two different individuals। ओके, तो इसको हम एक्सोगैमी या क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जैसे हेट्रोथैलस की बात करते थे तो टू डिफरेंट थैलस में बनता था ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। तो यदि वो गैमेट का फ्यूजन हो रहा है जो हेट्रोथैलिक नेचर का था, तो उस फर्टिलाइजेशन को हम किस फर्टिलाइजेशन के नाम से जानेंगे, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नाम से जानेंगे। इसी तरह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात कर लें, होमोगैमी की बात कर लें, तो एक ही इंडिविजुअल के अंदर में दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो एक ही में बॉडी के अंदर, एक ही बॉडी के अंदर यदि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बन रहा है,
तो वैसे बॉडी को हम क्या कहते हैं, होमोथैलस नेचर के नाम से जानते हैं, होमोथैलस नेचर के नाम से जानते हैं। तो होमोथैलस वाले में जो गेमिट बने उनका फ्यूजन हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, तब जाकर के इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानेंगे, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन या होमोगैमी के नाम से जानेंगे। ओके, तो दूसरा टर्म देखो, होमोगैमी और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, टू फ्यूजिंग गैमेट्स, जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों आ जाएंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स will be same individual, ओके, सेम इंडिविजुअल का होगा दोनों गैमेट। तो उसको हम क्या किस टर्म से जानेंगे, तो होमोगैमी या सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जब टू फ्यूजिंग गैमेट की बात कर रहा हूं, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए तब ये टर्म आएगा। और यदि फर्टिलाइजेशन के पहले टू फ्यूजिंग गैमेट फॉर्म्ड इन डिफरेंट बॉडी कर दोगे तो वो हेटेरोथैलस कंडीशन होगा। टू फ्यूजिंग गैमेट फॉर्म्ड इन सेम थैलस या सेम पेरेंट, तो उसको होमोथैलस नेचर के नाम से जानेंगे। तो होमोथैलस वाले में के जो गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और हेटेरोथैलस वाले के गैमेट का जो फर्टिलाइजेशन होगा तो वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सिंपल तो बात है। ओके, यहां तक इस चैप्टर के अकॉर्डिंग टर्मिनोलॉजी था उसको मैंने कंफर्म करा, विच इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजेशन। थोड़ा सा बात करते हैं अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन का। नंबर सेकंड दिए थे इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन में, तो यहाँ थर्ड दे देता हूं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का कंडीशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जैसा कि नाम से कंफर्म हो रहा है, पोस्ट मतलब बाद का, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन के बाद के प्रोसेस में क्या क्या होता है, तो ध्यान में रखना है आपको कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा, उसके बाद फिर से उसका डिवीजन स्टार्ट होगी, और डिवीजन स्टार्ट होगी तो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। किसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। जाइगोट से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस बन रहा है वो इंक्लूडेड करा जाएगा किसमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज के लिए एक टर्म दिया जाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस किसको कहते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय डिप्लॉयड जाइगोट। जब डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है तो इस फेनोमेनन को ही हम किस नाम से जानते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनी के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो इसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन के नाम से जानेंगे। ओके, ड्यूरिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनी आकर। ठीक है, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस है क्या, एम्ब्रियोजेनी है क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करेंगे, एम्ब्रियोजेनी की बात करेंगे, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय यूनिसेलुलर जाइगोट। तो इसी फेनोमेनन को हम किस नाम से जानेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानेंगे। यहां तक तो क्लियर हो रहा होगा। बट ये एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस इतना छोटा नहीं है कि एक लाइन में खत्म हो गया। जैसे ही हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां पे डाइकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का कहानी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा को बताने में करीब करीब हमें एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, उसमें करीब 40-45 मिनट्स लगेंगे, है ना।
इस इम्ब्रियोजेनेसिस को देखने के लिए, जो कि डाइकॉट इम्ब्रियो मोनोकॉट इम्ब्रियो से रिलेटेड होगा। लेकिन उसके लिए हम जब सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आप देख पाएंगे। यहां तक इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इतना बात ध्यान में रखिएगा। ओके, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपके बुक में एक समरी दिया होगा जो कि डिफरेंट प्लांट ग्रुप को और उसमें किस तरह का गेमिट का फॉर्मेशन होती है, किस तरह से गेमिट का फ्यूजन होती है, गेमिट के फ्यूजन के लिए रिक्वायरमेंट किसकी किसकी होती है, ये सब को देख लेते हैं। ओके, तो देखिए अब एक समरी के रूप में वो भी लर्न करना काफी आवश्यक है नीट के लिए। यहां पे देखो हेडिंग दे देता हूं समरी के रूप में, जितना पढ़े हो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका समरी की बात कर लेता हूं। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड समरी की बात कर लेता हूं, जिसमें कि देखोगे ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ओके, तो प्लांट के ग्रुप में कौन कौन आएगा, जिसमें कि पहला लिख देते हैं एल्गी, नंबर सेकेंड ब्रायोफाइट्स, तीसरा टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये पांचों ग्रुप का कंडीशन में देखते हैं। पहला टाइप्स ऑफ गेमिट्स, पहला कौन सा होगा, टाइप्स ऑफ गेमिट्स। ओके, नंबर सेकेंड में चलोगे तो गेमिट ट्रांसफर की बात कर लेते हैं। गेमिट का ट्रांसफर कैसे किसके द्वारा होता है, गेमिट ट्रांसफर। ओके, मतलब कि टाइप्स ऑफ गेमिट हो गया, उसके बाद गेमिट ट्रांसफर की बात होगी। गेमिट ट्रांसफर के बाद क्या होगा, फ्यूजन की बात होगी। तो गेमिट फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर इम्ब्रियोजेनेसिस का बात होगा, इम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, तो देखिए यहां पे अब जो टाइप्स ऑफ गेमिट एल्गी में हम बात करेंगे, तो इसमें दोनों टाइप का बनता है। कुछ एल्गी में आइसोगेमिट्स भी बनता है और कुछ एल्गी में हेट्रोगेमिट्स भी बनता है। ठीक है, जैसे रेड एल्गी होता है उसमें हेट्रोगेमिट्स कंडीशन बनता है, ग्रीन एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी होता है, उसमें आइसोगेमिट्स होता है। वो सब आप पढ़ोगे जब प्लांट किंगडम पढ़ोगे तब, या पढ़ लिए होगे तो बेहतर होगा। गेमिट ट्रांसफर की बात करोगे तो बाई बार्टर होगा। इसमें तो पता ही है आपको कि मेल गेमिट फीमेल गेमिट दोनों का ट्रांसफर होती है। गेमिट फ्यूजन की बात करोगे तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, एम्ब्रियोजेनेसिस एब्सेंट होता है इसमें। ब्रायोफाइट के केस में चलोगे तो इसमें ऑलवेज हेट्रोगेमिट्स होता है, हेट्रोगेमिट्स, और इसमें केवल मेल गेमिट का ट्रांसफर होता है, वो भी किसके द्वारा होता है, तो बाई बार्टर। और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, एम्ब्रियोजेनेसिस अब इसमें प्रेजेंट होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन बनने के बाद जो जाइगोट बन जाती है उसका डेवलपमेंट होगा न्यू प्लांट के फॉर्म में। अब इसी तरह से टेरिडोफाइट्स में जैसे इसमें देख रहे हो हेट्रोगेमिट्स, जैसे इसमें देख रहे हो वाटर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट, वही कहानी होगा। जिम्नोस्पर्म में देखोगे तो ये तो हेट्रोगेमिट्स ही होगा, वाटर के द्वारा नहीं होगा, यहाँ बाई पोलन ट्यूब होगा, पोलन ट्यूब होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस प्रेजेंट होगा। एंजियोस्पर्म में भी हेट्रोगेमिट्स बाई पोलन ट्यूब, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक समरी के रूप में आपको लर्न हो जाएगा कौन सा प्रोसेस के लिए
क्या मीडियम बन रही है, किस तरह के गेम का रिक्वायरमेंट हो रहा है। ओके, अब इसी तरह से हम फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वो भी इस चैप्टर में इंक्लूड कर दिया है। तो देखो अब इसको रब करने के बाद फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट कैसे होती है और फ्रूट में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो देखो यहाँ हेडिंग दे देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट में देखोगे तो जैसे कि देखो यहाँ पे एक कार्पेल बना देता हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, कार्पेल बना दिया। तो ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर पता है आपको कि ओव्यूल प्रेजेंट होता है, इस तरह से ओव्यूल प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये तो ओवरी हो गया ना, ओवरी के अंदर ये क्या हो गया, ओव्यूल हो गया। तो देखो ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओके, ये चेंज कर जाता है किसमें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेज इनटू पेरिकार्प, या इसको फ्रूट वॉल भी बोल सकते हो, फ्रूट वॉल। ओके, while ovule after fertilization changes into seed, और both pericarp and seed is known as fruit। फ्रूट अकेले नहीं बोलोगे, दोनों मिला करके बोलोगे। इस तरह से फ्रूट का यदि डिफिनेशन देना होगा तो क्या दे पाओगे, मैच्योर एंड राइपेंड ओवरी, राइपेंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो ओवरी यहां टर्म लिख दिया ना, इसका मतलब ओवरी के अंदर कौन प्रेजेंट, ओव्यूल भी इंक्लूडेड होगा, इसलिए ओव्यूल को अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, अब ध्यान देना है कि ये जो पेरिकार्प होते हैं वो 3 पार्ट में बटे रहते हैं। जैसे मैंगो में देखोगे, जो मैंगो का छिलका होता है वो इपिकार्प के रूप में जाना जाता है, गुदा होता है खाने वाला पार्ट वो मीजोकार्प, और गुठली होता है वो इंडोकार्प। उसके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं 2 कॉटिलीडन के रूप में। क्लियर हो रहे हो? तो इस तरह से 3 पार्ट को मिला करके पेरिकार्प या फ्रूट पाल बोलेंगे, और सीड को जब इकट्ठे कर देंगे तब जाकर के वो बन जाएगा क्या चीज, फ्रूट बन जाएगा। जैसे आपके बुक में एक फिगर दिया होगा इस तरह से, पी का इस तरह से बना करके पी का एक फोटो दे दिया होगा, आपके बुक की तरह ही मैं बना देता हूँ। देखो इस तरह से बना दिया होगा, और यहाँ पे सीड को लगा दिया होगा इस तरह से, इस तरह से सीड को लगा दिया होगा। तो ये बताया है कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है जिसके अंदर ये सीड लगे रहते हैं, तो यही हो गए क्या चीज, पेरिकार्प का पार्ट हो गया, पेरिकार्प। और ये पार्ट हो गया किसका, सीड का। तो पेरिकार्प किससे बना है, तो इस ओवरी से बना है। ये सीड किससे बना है, तो इस ओव्यूल से बना है। कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों इकट्ठे क्या कहलाएंगे, फ्रूट के नाम से जाना जाएगा। ये दोनों इकट्ठे किस नाम से जाना जाएगा, तो फ्रूट के नाम से जाना जाएगा। इतना तक तो क्लियर हो रहा है। दूसरा दे दिया होगा आपका टोमेटो का, इस तरह से बना करके टोमेटो का दे दिया होगा आपके बुक में। तो टोमेटो को देखोगे तो इसके अंदर इस तरह से एक कैविटी दिखा दिया होगा, इस कैविटी में बहुत सारा सीड इस तरह से दिखा दिया होगा, है ना। तो ये जो पार्ट हो गया वो पेरिकार्प का पार्ट हो गया, और ये क्या हो गए, सीड हो गए, और दोनों इकट्ठे क्या कहलाए, फ्रूट के नाम से जाने गए। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। हालांकि ये सब बातें फ्रूट जब पढ़े होगे तो वहाँ पे आपके बुक में मैंगो के बारे में दिया होगा, कोकोनट के बारे में दिया होगा, बहुत सारा बात वहाँ भी बताया गया होगा। यहाँ थोड़ा सा बात मैंने मेंशन कर दिया है जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट में चलोगे तो कुछ और भी टर्म है, जैसे कि ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविपेरस, इन सब से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो देखिए अब आगे की बात, अब देखो यहाँ पे मैं टर्म देता हूं ओविपेरस, वेरी वेरी सिंपल, ओविपेरस। ये ओविपेरस ऐसा वेरी सिंपल टर्म है। जैसे ओविपेरस की बात कर लें तो एग लेइंग एनिमल जो भी होगा, जो भी अंडा उत्पन्न करता है उसको ओविपेरस कहते हैं। मतलब कि सिंपल बोल सकते हो, एग लेइंग एनिमल्स,
ठीक है। जो एग लेइंग एनिमल्स होगा, लेकिन इसमें एक दो कैरेक्टर और ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सा कैरेक्टर को ध्यान में रखोगे? तो दूसरा कैरेक्टर में ध्यान में रखोगे कि इसमें प्लेसेंटा का डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, प्लेसेंटा नॉट डेवलप या प्लेसेंटा एब्सेंट होगा। ठीक है, और साथ साथ फर्टिलाइजेशन होगा, जो डेवलपमेंट होगा यंग वंस का आउटसाइड द बॉडी होगा। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, ये तो आसानी से समझ गए होंगे। जैसे कि आप एग्जांपल में दे सकते हो कि जैसे आप बर्ड्स की बात कर लो, तो बर्ड्स क्या करता है? एग प्रोड्यूस करती है, एग ले करती है। उसके बाद देखते होगे, कम से कम हेन को तो देखते होगे कि अपने एग के ऊपर गर्मी प्रोवाइड करता है, तब जाकर के मतलब जहां भी फीमेल हेन एग प्रोड्यूस करी तो उस एग के चारों ओर वो बैठ जाती है कुछ समय तक के लिए, उसको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, जिसके कारण उसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? बॉडी के बाहर हो रहा है। एग ले कर दी, ले करने के बाद उसको चारों ओर से घेर करके बैठ जाती है। ओके, इसी तरह से आप देख सकते हो एम्फीबिया में, एम्फीबिया, फिश, फिश में भी देख सकते हो। ठीक है, और रेप्टाइल्स में भी देख सकते हो, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स इटीसी। ये सब में ये सब ऑर्गेनिज्म जो होंगे इस ग्रुप का, वो सभी ओविपेरस होंगे। लेकिन ये जो एग प्रोड्यूस कर रहा है वो भी एग टू टाइप का होता है, जिसमें एक देखोगे क्लेडोइक एग, क्लेडोइक एग। क्लेडोइक एग का मतलब जैसे आप हेन का एग देखते होगे तो बाहर में कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोटा सा सेल बना रहता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सेल होता है उसे कॉलकैरियस सेल कहते हैं। तो एग विद कॉलकैरियस सेल्स, कॉलकैरियस सेल्स का मतलब वो एक सेल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो वैसे एग को हम क्लेडोइक एग के नाम से जानते हैं। तो क्लेडोइक एग प्रोड्यूस कौन करता है? तो बर्ड करेगा और रेप्टाइल करता है। ओके, क्लेडोइक एग प्रोड्यूस बर्ड एंड रेप्टाइल्स। एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा, क्लेडोइक एग विद कॉलकैरियस, कॉलकैरियस मतलब किसका बना हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट का शेल, है ना। बाहर वाला जो कवच हो गया, कवर हो गया, वो कॉलकैरियस होना चाहिए। तो क्लेडोइक एग हो गया। दूसरा होगा नॉन क्लेडोइक एग, क्लेडोइक एग। तो नॉन तो टर्म ही पहले दे दिए हैं, मतलब कि कॉलकैरियस सेल प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, विदाउट कॉलकैरियस सेल होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का सेल नहीं प्रेजेंट होगा। इसमें डिफिनेशन में लिख दो, एग विदाउट कॉलकैरियस, कॉलकैरियस शेल। एक किसमें मिलेगा? तो फाउंड इन, जो बच गया एम्फीबिया और फिश, इसमें देखने को मिलेगा। फाउंड इन एम्फीबिया, एम्फीबिया जैसे फ्रॉग को भी देख सकते हो, एंड फिश। इसमें क्या होता है? नॉन क्लेडोइक एग प्रेजेंट होता है। दो चार टर्म और है छोटा छोटा, उसको भी देख लो तो ये चैप्टर की कहानी खत्म हो जाएगी, वीडियो पूरा हो जाएगा इस चैप्टर का। ओके, अब जैसे देखो इतना के बाद कुछ टर्मिनोलॉजी टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है। जैसे टिश्यू कल्चर से रिलेटेड करोगे तो पहला टर्म लेंगे टिश्यू कल्चर, दूसरा माइक्रो प्रोपेगेशन, तीसरा सोमा क्लोन्स, चौथा एक्सप्लांट, और पांचवा देखोगे तो टोटिपोटेंसी। तो ये 5 टर्म देख लोगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है किसी भी बुकलेट का, वो बड़ी आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए मैं अब हेडिंग देता हूं टिश्यू कल्चर। देखिए हेडिंग देता हूं टिश्यू कल्चर, टिश्यू
कल्चर। देखो टिश्यू कल्चर में क्या है, जैसे यहाँ पे एक बीकर ले लिया, इसमें न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को भर दिया, एक मीडियम में बना दिया, असेप्टिक मीडियम है। असेप्टिक मीडियम का मतलब स्टेराइल मीडियम, मतलब कि नॉन इन्फेक्टेड न्यूट्रिटिव मीडियम है ना। असेप्टिक न्यूट्रिटिव मीडियम। ओके, अब इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन लिया हुआ है, साथ साथ ऐसा मीडियम को बना करके रखा गया है जहाँ की नॉन इन्फेक्टेड कंडीशन है। इसके साथ साथ इसमें ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, हार्मोन को भी डालते हैं, 2,4-D, NAA, ये सब ऑक्सीन के रूप में जाने गए, है ना। BAP, बेंजाइल अमाइनो प्यूरिन जिसको कहते हो, वो साइटोकाइनिन के रूप में हुआ। तो ये सब को भी इस न्यूट्रिटिव मीडियम में डाला जाता। और साथ साथ इसमें जैसे लीफ ले लिया, लीफ का कटिंग करके इसका थोड़ा सा पार्ट, इतना सारा पार्ट को इसमें पुट कर दिया, ठीक है। तो इसमें जो सेल टिश्यू है वो डिवीजन को स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीन कार्योकाइनेसिस करवाता है, साइटोकाइनेसिस करवाता है। तो इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे सेल टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगी। वो सभी सेल टिश्यू एक जैसे होंगे, कैलस की तरह बन जाएगा, मतलब कैलस बन जाएगा। और इसमें क्या होगा कि न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाएगी। जो प्लांटलेट भी बनेगा इस पे, उसमें रूट, स्टेम, लीफ सभी प्रेजेंट होंगे। मेनी प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक साथ मेनी प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये देख लो ना, जैसे कि मैंने 3-4 यहाँ बना दिया, बट 100,000, 2,000, 5,000 बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन एक साथ हो जाएगा। ओके, तो ये जो प्लांट बन गए इसके अंदर, वो सभी एक दूसरे का क्लोन होगा, इसलिए इस टर्म को अब सोमा क्लोन्स के नाम से जानेंगे। इतना पता चल रहा है। देखो टिश्यू कल्चर में क्या बताया मैंने कि इट इज अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट या प्लांटलेट बाय पार्ट ऑफ प्लांट इन असेप्टिक न्यूट्रिटिव मीडियम। क्लियर हो रहा है। असेप्टिक न्यूट्रिटिव मीडियम में यदि प्लांट के पार्ट या सिंगल सेल के द्वारा नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हो तो ये कहलाता है टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर के द्वारा जब एक साथ मल्टीपल प्लांट का या प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर लेते हो तो यह प्रोसेस कहलाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। और ड्यूरिंग माइक्रो प्रोपेगेशन ऑल प्लांट्स आर क्लोन विद ईच अदर, देन नोन एज सोमा क्लोन्स। सभी प्लांटलेट जो बनेंगे एक जैसे होंगे, इसलिए इन सबको इकट्ठे क्या बोलेंगे, सोमा क्लोन्स बोलेंगे। अगला एक टर्म आएगा एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट में क्या है, प्लांट का जिस पार्ट का उपयोग करा उसको हम एक्स प्लांट के नाम से जानेंगे। यदि रूट का उपयोग करते तो रूट एक्स प्लांट के रूप में होता, यदि स्टेम के पार्ट का उपयोग करते तो स्टेम एक्स प्लांट के रूप में होता। जैसे लीफ के पार्ट का उपयोग यहाँ करा है तो लीफ का वह छोटा सा पार्ट जो टिश्यू कल्चर में पार्टिसिपेट करा वो एक्स प्लांट के रूप में जाना जाएगा। एक लास्ट टर्म टोटीपोटेंसी। तो देखो एक टोटीपोटेंसी तो एक प्रोसेस हो गया, लेकिन टोटीपोटेंसी में हम टोटीपोटेंट सेल का उपयोग करते हैं। यदि इस लीफ का या प्लांट के किसी भी पार्ट के एक सेल को निकाल लेते हैं और इस सेल को इस न्यूट्रिटिव मीडियम में पुट कर देते हैं और फिर उसका डिवीजन करवा लेते हैं न्यूट्रिटिव मीडियम में रख करके, ठीक है, क्लोन का फॉर्मेशन हो जाता, फिर मल्टीपल प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाती। तो वैसा सिंगल सेल जो कि टिश्यू कल्चर में पार्टिसिपेट करा वैसे सेल को टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। और टोटीपोटेंट सेल के कारण टिश्यू कल्चर के द्वारा मल्टीपल प्लांट का फॉर्मेशन करवाया जाता है। तो इस फेनोमेनन को टोटीपोटेंसी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गए होंगे सभी टर्म। ओके, तो देखो यहाँ पे टिश्यू कल्चर में लिख देते हैं इट इज अ प्रोसेस in which formation of new plants या plantlets by part of plant. This is grow in aseptic nutritive medium
कॉल्ड टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में देखते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल प्लांटलेट at a time during tissue culture, during नहीं, by tissue culture। तो इसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से जानेंगे। इसी तरह से अगला टर्म सोमा क्लोन्स, ऑल माइक्रो प्रोपेगेटेड plants, all micro propagated plants are cloned to each other, called soma clones। इसी तरह से एक टर्म और देखो, एक्सप्लांट, part of plant which is used in tissue culture। तो इसको एक्सप्लांट कहेंगे। लास्ट में देख नेक्स्ट टर्म टोटीपोटेंसी, when single cell used in tissue culture called totipotent cell and process of formation of new plant from single cell in tissue culture called टोटीपोटेंसी। इतना तक तो बात हो गई टिश्यू कल्चर से रिलेटेड। अब थोड़ा सा मैं लास्ट में बात कर लेता हूँ। आप लोग फ्रूट जब पढ़े होंगे तो वहां पे एक टर्म पढ़े होंगे पार्थेनोकार्पी, याद करो, रिकॉल करो। तो पार्थेनोकार्पी में बताया गया होगा कि विदाउट फर्टिलाइजेशन यदि फ्रूट का फॉर्मेशन होती है, जो सीडलेस भी होता है, उसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होती है, वैसे फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन व्हेन ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज सीडलेस फ्रूट। इसी तरह से एक टर्म आता है पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस में ध्यान में रखना है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यहां पे एम्ब्रियो टर्म बोल रहा हूं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसको पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जानेंगे। पार्थिनोजेनेसिस जो हो सकता है वो डिप्लॉयड नेचर का भी हो सकता है, हैप्लॉयड नेचर का भी हो सकता है। यदि डिप्लॉयड सेल डेवलप डायरेक्टली कर जाता है न्यू एम्ब्रियो में तो डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। यदि हैप्लॉयड सेल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट एम्ब्रियो में डेवलप करता है तो उसके लिए टर्म देते हैं हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। ये तो चलो डिफिनीशन से रिलेटेड बात हो गई, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको एग्जाम्पल ज्यादातर पूछेगा क्योंकि आपके बुक में 2-4 एग्जाम्पल दे दिया होगा। ठीक है, जैसे रोटी पर, हनी बी, ये सब जैसे ड्रोन का फॉर्मेशन होती है। हनी बी में आपने ड्रोन का, जैसे भी पता है कि जो हनी बी होते हैं अपने बी हाइव में 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल रखते हैं, जिसमें एक क्यून होती हैं, दूसरा ड्रोन होता है मेल के रूप में, और वर्कर होती हैं। तो जो क्यून होती हैं वो फर्टाइल फीमेल, डिप्लॉयड फीमेल होती हैं,
वर्कर होती हैं वो डिप्लॉयड इनफर्टाइल फीमेल होती हैं, जबकि ड्रोन होता है वो तो फर्टाइल होता है बट हैप्लॉयड नेचर का होता है, क्योंकि वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है। ठीक है, बहुत सारे बर्ड भी होते हैं उसमें भी इस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है। तो इन्हीं की इन 2 पॉइंट को भी इसी चैप्टर में इंक्लूड कर देता हूं। ओके, तो इसको अब रब करते हैं उसके बाद। चलो देखो, अब पार्थिनोजेनेसिस पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम पार्थिनोकार्पी भी देख लेंगे। ओके, यहाँ पे देखो पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। ओके, यहाँ पे बता दिया आपको कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। जैसे एग्जांपल में लिजर्ड, टर्की बर्ड है, हनी बी, रोटीफर बर्ड्स भी लिख दोगे, ETC, बहुत सारे बर्ड्स भी इसमें पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस को शो करता है। ओके, अब इसी तरह से एक टर्म और दे देते हैं, पार्थिनोकार्पी। अब देखो, जो अभी मैंने बोला हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस एंड डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में जब एपोमिक्सिस पढ़ेंगे ना तो उस समय और डिटेल करके देखेंगे, इसलिए मैंने हैप्लॉइड डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा है, वो नेक्स्ट चैप्टर में अलग वीडियो में देखना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पे पार्थिनोकार्पी में क्या बताओगे? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? पार्थिनोकार्पी। वहां एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, आप फ्रूट की ओनली बात करा है मैंने। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दोनों पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी में ध्यान में रखोगे। जैसे कि बनाना, इसमें जो आजकल बनाना आती हैं मॉडर्न बनाना, वो मूसा पराडिस्ता जिसको कहते हैं बॉटनिकल नेम के रूप में, लेकिन जो वाइल्ड बनाना उसमें सीड प्रेजेंट होता था, लेकिन प्रेजेंट में जो बनाना हम लोग उपयोग करते हैं खाने में वो सीडलेस होता है। तो ये नेचुरल पार्थिनोकार्पी है, नेचर ने ही बना रखा है, नेचुरल पार्थिनोकार्पी। जैसे आप आजकल ग्रेप्स लाते होगे बाजार से, उसमें भी सीड नहीं रहता, वो आर्टिफिशियली बनाया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन का उपयोग करके। ग्रेप, ऑरेंज, बहुत सारे ऑरेंज में भी नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये सब पार्थिनोकार्पी के प्रोसेस को शो करता है। यहाँ तक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की कहानी द एंड हो गई। अब ध्यान रखना है आपको कि नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो नेक्स्ट चैप्टर का बनेगा, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वो भी फ्लावर से ही रिलेटेड टोटल बात होगी, रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड बातें होगी। बट जैसा कि बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, आज भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो चैनल है PK बायो वाला, उसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मोटिवेशन करते रहिए आप लोग। बस सब्सक्राइब लाइक करोगे, मैं मोटिवेट होता रहूँगा, नया नया वीडियो नए उत्साह के साथ बनाता रहूँगा, आपको भी मज़ा आता रहेगा। ओके, बाय बाय बच्चों, थैंक यू।